हेलो। 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 चैट बॉक्स में लिखिए, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो एवरीवन। हेलो। चैट बॉक्स में टाइप करिए, जो लोग भी ऑनलाइन हैं।
हेलो। हेलो। टाइप करिए अगर जो लोग भी ऑनलाइन में हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन। टाइप करिए प्लीज। क्या मेरी आवाज सबको सही आ रही है? टाइप करिए प्लीज। क्या मेरी आवाज सबको सही आ रही है? ओके। कोई टाइप कर सकता है, जो लोग भी देख रहे हैं अभी, जिससे मुझे मालूम चले कि सब कुछ ठीक है। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, ठीक है। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। शायद में भी कोई प्रॉब्लम हो चैट में। आज तो चैट बॉक्स ऑन है, चैट बॉक्स। चैट बॉक्स ऑन है, मैंने चेक कर लिया। ओके। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सब कुछ ठीक है। तो आज का टॉपिक है ऑटोकैड एंड सॉल्व वर्क सीखने के बाद जॉब कैसे मिलेगी। ठीक है। सो ऑटोकैड या सॉल्व वर्क या कोई भी 3D सॉफ्टवेयर हो, मैकेनिकल फील्ड की बात कर रहा हूँ। चाहे कैटिया किया हो आपने, चाहे क्रियो किया हो, चाहे एनएक्स किया हो, है ना, कोई सा सॉफ्टवेयर किया हो मैकेनिकल फील्ड में, तो आपको जॉब कैसे मिलेगी।
क्योंकि ये सेशन करने का मेन कारण क्या है, बच्चे ऑटोकैड सॉल्वर कर लेते हैं, कोर्सेज कर लेते हैं, देन उसके बाद में उनको जॉब की बहुत प्रॉब्लम होती है। प्लेसमेंट कराने के बाद भी हम लोग कराते हैं, लेकिन फिर भी वो क्रैक नहीं कर पाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि प्लेसमेंट तो ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी होती है आपको कंपनी तक पहुंचाने की, आपको एंट्री कराने की इंटरव्यू के लिए। बट सबसे मेन चीज क्या होती है कि आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है, वो बस अपने वो कर लेते हैं, जैसे कि टूल्स जो होते हैं उनके जो सीखे होते हैं उनको प्रैक्टिस करते हैं, देन सोचते हैं कि मैं क्रैक कर लूंगा इंटरव्यू एंड मेरा हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। तो इसी पे बात करेंगे कंप्लीट कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है कोर्स कंप्लीट करने के बाद। और जो उन्होंने नहीं भी किया कोर्स, उन्हें भी पता होना चाहिए, जो करने के प्लान में है आगे, उन्हें मालूम होना चाहिए कि मेरे को किन किन चीजों का ध्यान रखना है कोर्स कंप्लीट करने के बाद, कैसे मुझे जॉब मिलेगी। ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं उसमें व्हाट वी विल डिस्कस, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। तो इसमें है सबसे पहले हम ऑटोकैड सॉलिडवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे, रिज्यूमे कैसे बनाना है। स्किल मतलब जो ही ऑटोकैड सॉलिडवर्क, और किसके अलावा क्या क्या स्किल्स आपको सीखनी है, ठीक है, जॉब के लिए। एंड रिज्यूमे कैसे तैयार करना है, इंटरव्यू कैसे प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या इंटरव्यू में पूछते हैं, जॉब कैसे ढूंढनी है, ठीक है, जॉब में अप्लाई कैसे करना है। ठीक है। उसके बाद क्यूए हुआ, क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। तो आगे चलने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं। वैसे लास्ट सेशन में भी मैं बता ही जाऊँ अपने बारे में, बट फिर भी आप लोग को बता देता हूँ, क्योंकि कुछ नए व्यूअर्स होंगे, उन्हें मालूम होना चाहिए। तो ऑटोकैड सॉरी कैड योगी, कैड योगी एक ISO MSME सर्टिफाइड कंपनी है। ठीक है। जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज करवाती है, डिजाइनिंग से रिलेटेड कोर्सेज करवाती है। ठीक है। जैसे ऑटोकैड सॉलिडवर्क, सिविल में भी हमने स्टार्ट किया 3D मैक्स से रेविट जैसे कोर्स, और मैकेनिकल में ऑटोकैड सॉलिडवर्क, कैटिया, NX सारे कोर्सेज। इसके अलावा फॉर्जिंग डिजाइन के कोर्सेज भी हम करवाते हैं। ये स्पेशल कोर्सेज होते हैं जो कि लाइव, सारे ही लाइव कराए जाते हैं वैसे तो, बट फॉर्जिंग के कोर्सेज संडे होते हैं, 2 घंटे क्लासेस होती हैं। क्योंकि ये बहुत एक्सपीरियंस वाले बच्चे करते हैं, जो कंपनीज में काफी टाइम से काम कर रहे हैं, वही लोग इनको ऐसे कोर्सेज करते हैं, जिन्हें अपना जॉब का स्किल ग्रो करना होता है, या फिर वो करते करते उनको अपने सैलरी पैकेज बढ़ाना होता है ना, तो इसके लिए कोर्सेज कराए जाते हैं। सो कैड योगी जो कि है इन एजुकेशन कराती है, डिजाइनिंग से रिलेटेड जो हम लोग कोर्सेज कराते हैं। इसके अलावा कैड योगी अभी स्टार्ट करने वाली है। आगे सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में भी हम आने वाले हैं, वो हमारा विजन है। बट फिलहाल अभी हम लोग इंजीनियरिंग के कोर्सेज करवाते हैं। ठीक है। एंड अबाउट मी, जैसे मैंने अपने बारे में बता रखा है पहले भी, थोड़ा आप लोग जान लीजिए कि मेरा नाम योगेश कुमार है, एंड मैं मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियरिंग एंड कैड प्रोफेशनल विद 14 ईयर्स, 14 साल से मैं मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूँ। फॉर्जिंग इंडस्ट्री में डिजाइन इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूँ। एंड मेरा कोर एक्सपीरियंस जो है ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, GD&T, प्रोडक्ट डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, ये सारी चीजें हम करते हैं। एंड फॉर्जिंग में भी मैं काफी टाइम से हूँ, तो फॉर्जिंग डिजाइन से रिलेटेड ही मेरा रहता है। Over the year, I have worked a real-world engineering project and gained practical experience on converting the engineering concept manufacturing to design and drawing. काफी टाइम से मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहता हूँ, एंड अभी मैं डिफेंस एंड एरोस्पेस में भी हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व। डीप में मैं नहीं जा सकता क्या मैं करता हूँ, बट हम लोग ने ऑयल एंड गैस में भी काम किया है, ऑटोमोबाइल में भी काम किया है, एंड डिफेंस एंड एरोस्पेस में भी काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया है, एंड साथ में मैं बच्चों को अभी टीचिंग, और हमने कैड स्टार्ट किया है कि हमने जो सीखा है उसके लिए हम बच्चों तक वो चीजें पहुंचा सकें। और जो कि हमारा मेक इन इंडिया चल रहा है कि हमें बच्चों को ज्यादा स्किल प्रोवाइड करें, जिसकी वजह से वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना योगदान दे सके और उसको आगे बढ़ा सके।
तो इसके लिए हमने ये कोर्सेस किए हैं और हम चाहते हैं कि बच्चों को सिर्फ सर्टिफिकेट के साथ साथ नॉलेज अच्छी मिले, प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, इंडस्ट्री में जाके वो एक अच्छा रोल वहाँ पे निभा पाएँ और अच्छे से काम कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? एंड मैं डिप्लोमा पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग हूँ एंड मेरे को 14 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं अपने मुद्दे पे, हम लोग आज के सीजन पे आते हैं। आफ्टर कंप्लीट सॉलिडवर्क्स एंड ऑटोकैड एंड सॉलिडवर्क्स कंप्लीट करने के बाद में होता क्या है, अब जॉब कैसे मिलेगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है और हर एक बच्चे के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चाहता है कि यार मैं कैसे जॉब को पाऊं, मैं जॉब कैसे हासिल कर सकूं, कैसे करेक्ट कर सकूं, मैं क्या करूं जिससे कि मुझे जल्द से जल्द जॉब मिल जाए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि अपना वो करने के बाद में, कोर्सेज करने के बाद में मैं वो बैठा रहे, ठीक है? सो तो जॉब चाहिए। तो होता क्या है, रियलिटी पे बात करते हैं और कुछ क्या गलत हो रहा है और क्या सही है, हम क्या बच्चे करते हैं गलत और क्या उन्हें करना चाहिए, उस पर पहले हम जो रियलिटी है उस पर बात चेक करते हैं, ठीक है? सिर्फ ऑटोकैड एंड सॉलिडवर्क्स आना इनफ नहीं है, मतलब आपको ऑटोकैड एंड सॉलिडवर्क्स आ गया यही इनफ नहीं है, ठीक है? उसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें आनी चाहिए। सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाना जॉब गारंटी नहीं, मतलब सॉफ्टवेयर चलाना आएगा आपको कोई गारंटी नहीं है जॉब की। साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर प्लस इंजीनियरिंग की कुछ नॉलेज लेनी पड़ेगी, अभी डिटेल में आएंगे आगे हम। ड्राइंग रीडिंग अच्छी करनी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग की अंदर अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, मतलब प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है प्रोडक्ट का। GD&T टॉलरेंसेस पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैं काफी बार बात करता हूँ। GD&T बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी इंडस्ट्रीज में जा रहे हो तो। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट आपको तैयार करने पड़ेंगे, कम्युनिकेशन स्किल सीखनी पड़ेगी, रिज्यूमे गुड बनाना पड़ेगा, इन सबको हम विस्तार में भी देखेंगे। ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी आपको जॉब करने के लिए, ये असली रियलिटी है। और जो हमारे दिमाग में भ्रम होता है कि ऑटो कैड सॉल्व वर्क कर लेंगे और जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है? जॉब के लिए क्या क्या आना चाहिए, ठीक है, वो जो अभी बात कर रहे थे हम। आ, सबसे पहले आपने जो भी आपकी स्किल कोर्सेज है, आपने पहले तो डिप्लोमा मैकेनिकल या बीटेक या फिर ITI या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या फिर BSc से आपने कुछ ना कुछ तो एजुकेशन लिया होगा। एंड टेक्निकल स्किल लेने के बाद में आप एक कुछ कोर्सेज करेंगे, ठीक है? कोर्सेज में आप ऑटोकैड, सॉलिड वर्क, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ठीक है, ऑटोकैड कर लेंगे, सॉलिड वर्क के कोर्सेज कर लेंगे। उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग्स कैसे पढ़नी होती है उसकी अंडरस्टैंडिंग समझेंगे। GD&T टॉलरेंस मैंने बताया आपको, मैन्युफैक्चरिंग की नॉलेज लेंगे, कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अपनी बढ़ाएंगे, मतलब कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे भी काम करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए, आनी चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ऑटोकैड में क्या क्या आना चाहिए, ठीक है? अब ऑटोकैड तो सीख रहे हो आप, लेकिन ऑटोकैड में सिर्फ लाइन बनाने से ही काम नहीं चलेगा, ठीक है? या दो लाइनें खींच देने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको काफी चीजें आनी चाहिए, ठीक है? सो मैं एक बार चेक करता रहता हूँ बीच बीच में, और कौन कौन लोग जुड़े हैं हमसे। सो आप लोग मेरे को टाइप कर सकते हो, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है? व्हाट्सअप कर सकते हो जिससे कि मेरे को आपको पता चल जाए कि आप लोग को आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है? मेरा जो अपना मेरा जो नंबर है मैं आपको टाइप कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आप मुझे व्हाट्सअप करके बता सकते हो कि आप लोग को मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही। अगर चैट नहीं कर पाते हो, 8527525857, ठीक है? दिस इज माई फोन नंबर, ठीक है? 852 and 75255857, ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है?
ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ऑटोकैड में क्या आना चाहिए, ठीक है, तो ऑटोकैड में क्या आना चाहिए? सबसे पहले 2D ड्राइंग्स, जो कि आप कोई भी आप सॉफ्टवेयर सीखते हो तो आप ड्राइंग बनाना सीखते हो, ठीक है। 2D ड्राइंग मतलब कोई भी स्केच करके किसी भी ड्राइंग का शेप बनाना सीखते हो, चाहे सिविल वाले हो तो मैपिंग करेंगे, और मैकेनिकल वाले हैं तो वो अपना शेप बनाएंगे, किसी भी प्रोजेक्ट को लेके कोई एक्सरसाइज करेंगे। तो कुल मिला के मतलब किसी शेप को बनाना 2D ड्राइंग में आ गया, उसको ड्राइंग बनाना आना चाहिए। लेयर्स एंड ब्लॉक आना चाहिए। लेयर्स मतलब लेयर्स क्या होती है, जब आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सीखते हो तो उसमें लेयर्स होती हैं, जिससे कि आप अलग अलग चीजों को एक लेयर्स में डाल दोगे। जब आप बड़ी ड्राइंग्स बनाते हो तो आप सब कुछ हौच पौच नहीं कर सकते, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, गलती कर दोगे। तो बड़ी ड्राइंगें होती हैं तो उसमें मान लीजिए आपका एग्जांपल के लिए सिविल वाले बना रहे हैं तो उसमें जितने भी डोर्स हैं उसको अलग डाल दिया, एंड रूम में जो वॉल्स है उसको अलग डाल दिया, ठीक है, एंड विंडोज को अलग लेयर में डाल दिया। मैकेनिकल वाला कर रहा है तो उसने अपने जो प्रोडक्ट में अलग अलग जो पार्ट्स रखे हैं उनको अलग लेयर्स में डाल दिए हैं, नोट्स को अलग लेयर में डाल दिया है ना, GD&T का कुछ है तो उसको डाल दिया। मतलब अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो लेयर्स के हिसाब से, कि अगर आप एक प्रोजेक्ट पे एक बड़ी ड्राइंग में एक पे काम कर रहे हो तो दूसरा डिस्टर्ब ना हो, तो आप लेयर्स की सहायता से उसको लॉक अनलॉक करके हाइड करके सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। डायमेंशंस आपको आनी चाहिए आर्ट ड्राइंग में। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, सीख तो लेते हैं बट लाइन वन खींचना सीख लेते हैं, लेकिन डायमेंशन अच्छे से नहीं दे पाते हैं। और जब आप डायमेंशन नहीं दे पाएंगे अच्छे से तो क्या होगा कि आप ड्राइंग को अच्छे से दिखा नहीं पाएंगे किसी को कि मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, कि क्या शो करना चाहता हूँ ड्राइंग में, है ना। प्रॉपर डायमेंशन नहीं क्लियर रहेंगे तो कोई कैसे समझेगा कि क्या शेप है। सेक्शन व्यू, डिटेल व्यू आना चाहिए। किसी प्रोडक्ट को बीच से काटोगे आप, मान लीजिए ये कोई पार्ट है, इसको मैं बीच से काट दूंगा तो ये अंदर से कैसा दिखेगा ना, ये अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए आपको सेक्शन व्यू। हम लोग अपने कैड योगी में ये सब चीजें प्रॉपर सिखाते हैं डिटेल में बच्चों को प्रैक्टिकली, कि ये कैसे कटने के बाद कैसा दिखेगा अंदर से, है ना। क्योंकि हमें पता है इंडस्ट्री में जाएंगे तो ये सब प्रॉब्लम्स होंगी और फिर बच्चे वहां फंस जाते हैं, तो ये सारी चीजें दिखाएंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स आपको पढ़ में आनी चाहिए, जो कि टाइटल ब्लॉक्स होते हैं साइड के, ठीक है, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। टाइटल ब्लॉक्स के बारे में, उसमें नोट से पढ़ने के आने वाले में क्या नोट लिखे हैं, डायमेंशंस कैसे दी हुई हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स सारी आनी चाहिए आप लोगों को, कि कैसे मैं उसको रीड करोगे तभी तो आप उसको पढ़ पाओगे। और इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, वो आपको जो ड्राइंग देंगे वो सिंपल ड्राइंग नहीं देंगे, इंडस्ट्री की ड्राइंग देंगे, और फिर आपको जब रीडिंग नहीं रहेगी तो आप उसको पढ़ेंगे कैसे? जब पढ़ेंगे नहीं तो बना नहीं पाएंगे तो फिर आप अपने आप ही वहां से रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होना। असेंबली ड्राइंग होनी चाहिए। असेंबली ड्राइंग मतलब आपने कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट अगर बन रहा है, कोई प्रोडक्ट है, ये मान लीजिए ये कवर है, ये एक कैमरे का ऊपर का, तो इसको अलग अलग प्रोडक्ट से मिलके ये बना हुआ है, तो इसकी एक असेंबली, अलग अलग पार्ट्स की ड्राइंग बनेगी, फिर इसको असेंबल करके बनेगा ना, असेंबल करके। तो क्या है कि ये इसकी असेंबली ड्राइंग बनेगी। तो आपको मालूम होना चाहिए असेंबली ड्राइंग मुझे ऑटोकैड में कैसे बनानी होगी, ठीक है, वो आना चाहिए। बेसिक एडिट एंड मॉडिफिकेशन आना चाहिए, मतलब आपको जब कोई ड्राइंग बना दी आपने तो उसमें कॉपी करना, मूव करना, ट्रिम करना, मिरर करना, एक्सटेंड करना, फिलेट करना, चैम्पर, स्ट्रेच, स्केल, ये मतलब ऑटोकैड के ऑप्शंस होते हैं, ये सारे आपको आने चाहिए। कैसे बनी हुई ड्राइंग को चेंजेस करने हैं। ड्राइंग स्टैंडर्ड्स आपको मालूम होने चाहिए ना, कि लाइन की स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि इसमें दिखा रहा है कंटिन्यूअस लाइन, हिडन लाइन, सेंटर लाइन, पेंटागन लाइन, सेक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन क्या होती है, टेक्स्ट कैसे होते हैं, सिंबल्स क्या होते हैं, टाइटल ब्लॉक, स्टैंडर्ड्स, GD&T, कॉमन सिंबल्स क्या क्या होते हैं GD&T के, वेल्डिंग के सिंबल कैसे दिखाए जाते हैं, टोलरेंसेस कैसे, टोलरेंस चलो एडवांस लेवल हो गया, इंडस्ट्री में जाओगे, लेकिन बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए। सेंटर लाइन कैसे दिखाई जाती है, ठीक है, सरफेस फिनिश, डेट टर्म कैसे दिखाया जाता है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और आपके पास तो टाइम होता है जब आप कोर्सेज करते हो, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। अभी ऑटोकैड के बारे में सीख रहे थे, अब हम देखते हैं कि सॉलिड वर्क्स में क्या क्या आपको आना चाहिए। ठीक है, ओके। तो मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ, अगर चैट में कोई है तो मैं देख लेता हूँ एक बार। तो सॉलिड वर्क्स में क्या क्या आना चाहिए आपको, इसके बात करते हैं। अ, सबसे पहले हम जब सॉलिड वर्क सीखते हैं, कहीं से भी सीखते हैं, तो हम उसमें काफी सारी चीजें सीखते हैं। तो पार्ट मॉडलिंग, ठीक है, कोई भी पार्ट अगर बना रहे हो तो उस पार्ट की एक मॉडलिंग होगी, उसकी शेप क्या होगी, ठीक है, उसको आप पार्ट को बनाओगे, स्केचिंग करके मटेरियल दोगे, उसकी शेप के अनुसार उसको ड्रॉ करोगे। तो पार्ट मॉडलिंग ये बेसिक है, कोई भी आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको ये मिलेगा ही मिलेगा कि पार्ट मॉडलिंग करो। पार्ट मॉडलिंग के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं। पार्ट मॉडलिंग तो कर लिया आपने, ठीक है, उसके बाद आप असेंबली आना चाहिए, जैसे कि हम ऑटोकैड में बात करते थे, 3D में असेंबली आना चाहिए। अभी हम 3D की बात कर रहे हैं, सारी चीजें 3D, आपको 3D आना चाहिए प्रॉपर, उसको अलग अलग पार्ट्स को असेंबली करना आना चाहिए, जैसे कि दिख रहा है आपको इमेज में। देन उसके बाद उसकी ड्राइंग बनाना आना चाहिए। मान लो आप जब उसकी असेंबली कर रहे हो तो उसकी, या फिर मॉडलिंग कर रहे हो तो उसकी ड्राइंग कैसे बनेगी वो ड्राइंग आना चाहिए। डिजाइन इंटेंट, ठीक है, डिजाइन इंटेंट मतलब कुछ उसमें चेंज करना है, या फिर कैप्चर डिजाइन फ्लेक्सिबल मॉडलिंग, ठीक है, मतलब फ्लेक्सिबल मॉडलिंग आपको, मतलब एक तरीके से उसको चेंजेस करना आपको आना चाहिए ना, उसको करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट मेट्स, मतलब आपको मेट्स असेंबली आ रही है तो उसमें मेट्स लगाना आना चाहिए। बड़ी बड़ी असेंबलीज में मेट्स पहले करना है, कंसेंट्रिक करना है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। शीट मेटल, कोई शीट का पार्ट है, पतला पार्ट है 1 mm का, 2 mm का, तो उसको आपको बनाना आना चाहिए शीट मेटल में। वेल मेट, मतलब कोई स्ट्रक्चर पार्ट है, स्ट्रक्चरल पार्ट है, मान लो कोई टेबल है, या फिर बड़ी सी कोई टावर है ना, या पुल है, इस टाइप के पार्ट्स होते हैं, वो सब उसमें वेलमेंट में बनते हैं। आप जिस टाइप की इंडस्ट्री में जाओगे वहां पे उसकी जरूरत पड़ेगी। सीट मेटल में जाओगे सीट मेटल जरूरत पड़ेगी, वेलमेट में जाओगे जहाँ पे फैब्रिकेशन का काम हो रहा है वहां पे जरूरत पड़ेगी, है ना। तो वो है पार्ट मॉडलिंग असेंबली, तो कॉमन है, हर जगह जरूरत पड़ती है। बीयूएम आना चाहिए, मतलब बीयूएम क्या होता है, मान लो आपने असेंबली करी है तो कितने सारे पार्ट लगे हैं उसके अंदर, उसकी डिटेलिंग, मटेरियल, क्वांटिटी, ठीक है, ये सारी चीजें उसके ऊपर आना चाहिए, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें आपको बीओ में देनी पड़ती हैं। तो सॉलिड वर्क में ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। मतलब ऑटोकैड में क्या क्या आना चाहिए मैंने बताया, सॉलिड वर्क में क्या क्या आना चाहिए तो मैंने बताया। इसके अलावा इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, जैसे हम शुरू में बात करते हैं, डिटेल में बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में आपको क्या क्या आना चाहिए, ठीक है। तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में व्यूज मालूम होने चाहिए ना, फ्रंट एंगल, साइड एंगल, टॉप, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, है ना। प्रोजेक्शंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको। फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल के बारे में मालूम होना चाहिए, कौन सी टैंक फर्स्ट एंगल में है या थर्ड एंगल में बनी हुई है, ठीक है। सेक्शन के बारे में मालूम होना चाहिए, मतलब सेक्शन, मतलब जैसे कि बताया कि कोई भी पार्ट को कट करते हैं तो सेक्शन कैसे कटेगा, वो सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। डायमेंशनिंग कैसे देनी है, एग्जांपल के लिए दिखा रखा है, कैसे ड्राइंग
एग्जाम कैसे डायमेंशनिंग दी जाती है किसी पार्ट की, वो सारी चीज़ मालूम होनी चाहिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात कर रहा हूँ, सिंबल्स के बारे में जो हम बात करते हैं, सिंबल्स के बारे में मालूम होना चाहिए, सारे रफनेस के, सेंटर लाइन के, पैरेललिज्म के, परपेंडिकुलर के, ये सारे सिंबल्स मालूम होने चाहिए। टोलरेंसेस कैसे देनी होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। प्लस माइनस में या फिर माइनस में या फिर प्लस में टोलरेंस कैसे होती हैं, फिर फिट्स की टोलरेंस कैसे होती है ना, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इंटरव्यू में कुछ पूछ सकते हैं, सरफेस फिनिश कैसे दी जाती है, कोई सरफेस है उसकी फिनिशिंग कैसी होनी चाहिए, 3.2 में, 6.3 में या फिर 0.8 में, ये एक स्टैंडर्ड होता है। वो सारी चीज आनी चाहिए, कितनी फिनिशिंग चाहिए, मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए, कितने सारे मटेरियल यूज हो रहे हैं, रिवीजन, टाइटल ब्लॉक के बारे में, नोट्स के बारे में, ठीक है, ये सब मालूम होना चाहिए। जैसे कि स्टैंडर्ड ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ब्यूरो स्टैंडर्ड BIS क्या होता है, ASME क्या होता है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मेडिकल इंजीनियर्स, ANSI क्या होता है, जनरल नोट्स क्या होते हैं, डू नॉट स्केल इन ड्राइंग, मतलब ड्राइंग स्केल में नहीं बनी है, ऑल डायमेंशंस आर मिलीमीटर, मतलब कोई भी आप ड्राइंग बनाओगे, अगर MM में बनाओगे तो मिलीमीटर ये नोट्स डालोगे, हिडन एज का डालोगे, ब्रेक्स आर कॉर्नर 0.5 एंड 45 डिग्री, मतलब कॉर्नर शार्प नहीं होने चाहिए, ठीक है। जनरल टॉलरेंस अगर उसमें है तो 0.1 या 1 mm जो भी है आप डालोगे। फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल का आपको पता होना चाहिए क्या सिंबल होता है, क्योंकि कोई भी ड्राइंग आती है तो उसमें ये होता है कि फर्स्ट एंगल में ड्राइंग बनी है या फिर थर्ड एंगल में ड्राइंग बनी हुई है, तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। रिवीजन, हिस्ट्री के बारे में कोई चेंज होता है तो रिवीजन कैसे दिया जाता है, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग के फंडामेंटल्स है, कोई भी आपसे पूछ सकता है। GD&T एंड ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग, जैसा कि बात कर रहे थे हम, GD&T के बारे में आपको डीप में नॉलेज लेनी है। स्ट्रेटनेस का मतलब क्या है, कि मतलब अगर स्ट्रेटनेस का सिंबल दिया हुआ है, ठीक है, स्ट्रेटनेस, तो कोई चीज या फ्लैटनेस या राउंडनेस या सिलेंडरिटी ये दिया हुआ है ना, इस टाइप्स ऑफ स्ट्रेटनेस है। इसमें फ्लैटनेस दिया है कि ये सरफेस 0.05 में फ्लैट होनी चाहिए, ठीक है। पैरेललोग्राम मतलब पैरेलल, ये अगर ये सरफेस है तो ये दूसरी पीछे वाली सरफेस से कितना पैरेलल होनी चाहिए, ये परपेंडिकुलर है तो इस फेस से ये परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए। कंसेंट्रिक है तो मतलब होल का सेंटर और इसका सेंटर कितना होना चाहिए। रन आउट कैसा होना चाहिए ना, यहाँ पे दिया हुआ है। ओरिएंटेशन, लोकेशन कैसा, मतलब पोजीशन, जो होल लगा रहे हैं उसका लोकेशन कहाँ होना चाहिए। रन आउट, कोई सिलेंडर है तो उसका राउंडनेस, मतलब रन आउट कैसा है। प्रोफाइल कोई है तो प्रोफाइल उसकी कितनी चेक करने पे सही आ रही है नहीं आ रही है। डेटम कैसे दिए जाते हैं, वो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसमें नहीं दिख रहा है तो मैं इस इमेज को अपना थोड़ा साइड में करूं, हो सकता है बच्चों को ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये इमेज आ गई है मेरी। तो दिख रहे हैं प्रोफाइल, रन आउट और डेटम रेफरेंस कैसे दिया जाता है ना। तो GD&T क्लियर कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए। बेटर क्वालिटी आपकी तब बढ़ेगी, इम्प्रूव मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, कॉस्ट कम लगेगी, रिजेक्शन नहीं होगा तो कॉस्ट कम लगेगी। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो पढ़ने का बहुत कुछ है, आप जितना पढ़ लोगे उतना अच्छा रहेगा। सामने इंटरव्यू देने जाओगे, सामने वाला क्वेश्चन पुटअप करेगा, आप उसको जवाब दे पाओगे। जब आपके पास बहुत सारे नॉलेज होती है तो आप अच्छे से अपने उसको जवाब दे सकते हो। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप जवाब कैसे दोगे, है ना। ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग नॉलेज मतलब मशीनिंग कैसे हो रही है, मशीनिंग के बारे में, कॉमन ऑपरेशंस कैसे होते हैं, टर्निंग कैसे होती है, मिलिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, बोरिंग, ये ऑपरेशंस क्या होते हैं। आजकल किताबों में होता है, नेट पर सब अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इतना कोई बताता नहीं है कि क्या क्या पढ़ना होता है, बट मैं आपको आगे लेवल की चीज बता रहा हूँ कि ये सब चीजें पूछी जाती हैं। आप जिस कंपनी में जा रहे हो, मशीनिंग में जाओगे तो मशीनिंग की चीज पूछेंगे, आप फोर्जिंग में जा रहे हो, कास्टिंग में जा रहे हो तो उससे रिलेटेड
प्रोसेस के बारे में पूछा जाएगा, वो आपसे अपनी कंपनी से रिलेटेड प्रोसेस के बारे में पूछ सकता है। उसके अलावा आपने जब एजुकेशन ली है, बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है, वहां भी आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। तो टर्निंग ऑपरेशन कैसा होता है, मतलब मशीनिंग ऑपरेशन, या कोई वीएमसी हो रहा है तो वर्टिकल से कैसे उसको मशीनिंग होता है, उसमें टूल लगता है, कैसा टूल होता है। टर्निंग ऑपरेशन लेथ की तरह जो होता है, राउंड राउंड जॉब घूमता है। मिलिंग ऑपरेशन में जॉब वर्टिकली घूमता है, ठीक है। ड्रिलिंग ऑपरेशन में कोई पार्ट को ड्रिलिंग किया जाता है, मतलब छेद किया जाता है, होल किया जाता है उसके अंदर। वेल्डिंग में किसी प्रोडक्ट को जोड़ा जाता है, अब उसमें बहुत सारी वेल्डिंग होती हैं, वो एक अपने आप में फील्ड है। बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए आपको। कास्टिंग में प्रोडक्ट को कास्ट करके डाला जाता है 1500-1600 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है। सैंड कास्टिंग होती है, डाई कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, बहुत सारी कास्टिंग होती हैं। उससे फॉर्जिंग होती है, ओपन डाई फॉर्जिंग, क्लोज डाई फॉर्जिंग, रिंग रोलिंग, रोल फॉर्जिंग, बहुत टाइप की फॉर्जिंग होती है। तो उसमें कितना टेम्परेचर रहता है, कौन सा मेटल कैसे बिहेव करता है, शीट मेटल कैसे होता है, बेंडिंग बेंडिंग कैसे होती है, कटिंग, पंचिंग, ठीक है, नोचिंग एंड रेंगिंग, ये ऑपरेशंस होते हैं सारे। तो ये आपको बेसिक्स मालूम होते हैं। आपके आपके पूरा आपके सब्जेक्ट में सारी चीजें थी, आपको ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग आपको मालूम होनी चाहिए कैसे होती है, कि मशीनिंग से कैसे होती है, फॉर्जिंग से कैसे होती है, मशीन में कितने टाइप्स होते हैं, फॉर्जिंग में टाइप कितने होते हैं, कास्टिंग क्या होती है, वेल्डिंग, ये सारे आपको पता होने चाहिए, इनकी बेसिक्स तो मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं फ्रेशर का पोर्टफोलियो के ऊपर, ठीक है, कि पोर्टफोलियो क्या होता है फ्रेशर का। बीच में मैं आप लोगों से कनेक्ट भी करता रह रहा हूं, अगर कोई भी बच्चा देख रहा है तो इसमें अब मेरे से जुड़ सकता है, चैट में अपने क्वेश्चंस पूछ सकता है वो, ठीक है। हम लाइव हैं अभी, और लाइव में आप जुड़ सकते हो हमसे, ठीक है। लाइव में आप हमसे जुड़ सकते हो। और सो फ्रेशर का पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं थोड़ा शेयर कर दूं यूट्यूब इसको, लिंक को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो फेसबुक पे भी अवेलेबल हैं और वो टच नहीं कर पाते, या फिर अभी उनको नहीं पता है, तो उनको भी एक तरीके से पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है और हमें इससे जुड़ना चाहिए। तो क्योंकि ये सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म। तो फ्रेशर का पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। पोर्टफोलियो क्या होता है, देखो आप जब कुछ सीखते हो, कुछ आप उसको सीख के उसको आपने सीख लिया, लेकिन आप उसको दिखाओगे कैसे, प्रेजेंट कैसे करोगे, प्रेजेंटेशन कैसे बनाओगे। तो उस प्रेजेंटेशन के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे मुझे उसको दिखाने के लिए सामने वाले को अपना पीपीटी बनाना है, जो भी पोर्टफोलियो बनाना है ना। तो उसके लिए क्या करना है आपको, मैं बताता हूँ आपको। आपने कोई जो भी पार्ट सीखे हैं, ऑटोकैड या सॉलिडवर्क्स में बनाना सीखे हैं, कोई 4-5 पार्ट्स लेके आप उसको मैकेनिकल पार्ट्स को दिखाइए कि फ्लैंज या फिर कोई गियर, जो भी पार्ट बनाया उसको दिखाइए, उनके व्यूज को, ठीक है। उसमें पार्ट मॉडलिंग को दिखाइए, अपनी जो आपने पार्ट की मॉडलिंग करी हो। असेंबली को दिखाइए, जो आप पार्ट की असेंबली बनाई है आपने, चाहे वो बेंच वाइज हो, गियर बॉक्स हो, या कोई और असेंबली हो, उस टाइप की असेंबली आप दिखाइए अपने पोर्टफोलियो में कि मैंने ये असेंबली वर्क करी थी। मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग्स आप दिखाइए कि मैंने इस पार्ट को मतलब मॉडलिंग किया, बनाया, तो मैंने उसकी ड्राइंग भी बनाई, मैंने किस टाइप से उसकी ड्राइंग बना के प्रॉपर उसका ड्राइंग नंबर सारा कुछ नाम वाम दिया, ठीक है। वो ड्राइंग बनाने के बाद आप उसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, वेट एनालिसिस, कितना वेट था उसका पार्ट का, वो आप ऐड कर सकते हैं। सीट मेटल का प्रोजेक्ट बनाइए, ठीक है।
किसी सीट मेटल को पार्ट को बनाइए, उसको फ्लैट पैटर्न करके उसमें कितनी सीट लग रही है उसको खोल के दिखाइए, या उस कितने किलो की सीट लग रही है, वेट भी दिखाइए, थिकनेस सब कुछ दिखाइए जो आप दिखा सकते हो। ठीक है, रियल लाइफ प्रोजेक्ट रखिए। ठीक है, कोई ऐसा पार्ट रखिए स्क्रू जैसा जैसा जो उसमें आप उसको दिखा सकें। ठीक है, यूज चला के उसको देखें कि जो ये जो यूज होता है पार्ट कैसा मतलब वर्क करता है। ठीक है, असेंबली में BUM डायमेंशन एंड टॉलरेंस के बारे में बताइए कि मैंने कोई असेंबली करी है तो उसका BUM क्या था, कितने सारे पार्ट लगे थे उसमें, उनकी ड्राइंग कैसे थी, पूरे डिटेल दीजिए आप BUM में। तो इस तरीके से एक पोर्टफोलियो बनाइए, जो भी आप काम कर रहे हैं सारी चीजें उसमें दिखाइए। तो उससे क्या होगा कि सामने वाले को पता चलेगा कि हाँ, इस बच्चे ने बहुत काम किया, मेहनत करी है, सीखा है, इसको नॉलेज है, तो वो आपको आगे क्यों नहीं जॉब देगा, बिल्कुल देगा। तो पोर्टफोलियो जरूर बनाइए। रिज्यूम में क्या होना चाहिए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सही है। दुनिया भर की चीजें मत लिखो। रिज्यूम आजकल बच्चे 3-3 4-4 पेज का बना लेते हैं, जरूरत नहीं है। जो बेसिक चीजें हैं, जो आपकी बहुत जरूरी चीजें हैं, उनको डालो। लंबा रिज्यूम उनका होता जाता है जो बहुत टाइम तक काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, बट आजकल वो लोग भी बहुत शॉर्ट रिज्यूम बनाते हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन सारी चीज डाली होती है तो वहां देख सकते हैं। मान लीजिए कोई रिज्यूम है, मान लीजिए मेरा नाम योगेश कुमार है, तो मैंने यहाँ पे मैकेनिकल कैड डिजाइन इंजीनियर लिख दिया, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी एंड एड्रेस, और लिंक्डइन का आईडी जरूर दें अपना, क्योंकि उससे आपका बहुत ज्यादा पता चलता है कि आपने क्या आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे। लिंक्डइन पे आप रहोगे तो आप वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट डालोगे, वहाँ पे इन्वॉल्व रहोगे तो वहाँ से चेक कर सकते हैं आप क्या इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल समरी अपनी डाल दीजिए, कि अपने बारे में कुछ 2 लाइन लिखिए कि आपकी जर्नी कैसे रही, आप क्या करते हो, क्या आपको आता है, थोड़ा सा उसके बारे में आप यहाँ पे समरी में डाल दीजिए अपनी अपनी प्रोफेशनल जर्नी को। स्किल्स आपको क्या क्या आती हैं, ठीक है, AutoCAD, सॉलिडवर्क्स, GNT, इंजीनियरिंग टाइम, माइक्रोसॉफ्ट, बेसिक नॉलेज क्या क्या है, जो भी आपने स्किल्स ली हैं उसको दिखाइए। ठीक है, क्या क्या प्रोजेक्ट आपने किए हैं उसके बारे में जो पोर्टफोलियो में दिखाया आपने। ठीक है, स्क्रू जैक, गियर बॉक्स असेंबली, सीट मेटल एक्सरसाइज, मशीन ब्रेक किट, हाइड्रोलिक सिलेंडर, पूरा उसको प्रोजेक्ट को दिखाइए। क्योंकि मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस वाला अपना तो एक्सपीरियंस दिखाएगा, लेकिन फ्रेशर बच्चा क्या दिखाएगा, तो वो अपने प्रोजेक्ट्स को दिखाएगा कि मैंने इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। ठीक है, एजुकेशन अपनी आप दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए एरो करके लिखा हुआ है स्किल्स में, आप यहाँ पे टॉप सेक्शन में आपने नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी डाल दिया। स्किल्स में ठीक है, रिव्यू, कैट, टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी, रीजन लेवल दिखा सकते हैं, रेटिंग दिखा सकते हैं कि सॉफ्टवेयर की कितनी रेटिंग है। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम, अपनी भूमिका, रोल, कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया है, एक्सप्लेन नहीं है तो प्रोजेक्ट अपने आपकी पहचान बनेंगे। ठीक है, मतलब आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है तो प्रोजेक्ट आप दिखा के वो कर सकते हो। एजुकेशन, ठीक है, आप बीटेक हो या फिर जो भी एजुकेशन है आप वहाँ पे दिखाइए, डिप्लोमा मैकेनिकल हो या बीटेक हो, वो आप अपना यहाँ पे जरूर दिखाइए। जो भी आपका परसेंटेज हो वो सब दिखाइए, नॉर्मल चीजें हैं। सर्टिफिकेशंस आप दिखाइए अपने। ठीक है, जो सर्टिफिकेशंस आपने लिए हैं, AutoCAD के लिए हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ साल सिस्टम में सर्टिफिकेशन लिया, अब बहुत सारे करके ऑनलाइन सर्टिफिकेशन होते हैं जो कंपनीज देती हैं, वो दिखा सकते हैं आप। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी आपकी होती है, लैंग्वेज और स्ट्रेंथ, हॉबीज, ये सब चीज़ आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अपनी जो चीज़ दिखा सकते हैं, अचीवमेंट दिखा सकते हैं, अपने रिज्यूमे को एक्सप्लेन करिए। खास तौर पे प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है अपना दिखाना। ठीक है, साथ में आपके पास में आपका पोर्टफोलियो होगा, वो दिखाएंगे आप। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। जॉब कहाँ पे सर्च करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है जॉब कहाँ पे सर्च करें हम। ठीक है, कैसे सर्च करें, जॉब कैसे ढूंढे, वो अपना ये कर लेते हैं, देन उसके बाद में उनको पता नहीं होता है कि हमको जॉब सर्च कैसे करनी है। तो उसके लिए आपको कैसे करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले लिंक्डइन पे जाइए, लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाइए, उस पे आप अपने बारे में अपना जो भी आप रिज्यूमे में डाल रहे हो प्रोजेक्ट दिखाइए। लिंक्डइन पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन डालिए और अपने बारे में बताइए। ठीक है, naukri.com पे, Indeed पे
इन सब पे जाके आप अपना अकाउंट बनाइए और वहाँ पे रिज्यूमे अपलोड करके अपने प्रोजेक्ट्स को दिखाइए। ठीक है, कंपनी करियर पेज, कंपनीज को सर्च करिए लिस्ट बना के, और उनके पेज होते हैं वहाँ पे जाके रिज्यूम को अपलोड कर सकते हैं आप। वहाँ से भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। कंसल्टेंट से बात करिए, क्योंकि आपके हर एरिया में कंसल्टेंट्स होते हैं बहुत सारे। कंसल्टेंट से बात करिए, क्योंकि आपके हर एरिया में कंसल्ट, और उनको अपना उनके कॉन्टेक्ट नंबर निकालिए, उनको रिज्यूमे दीजिए। ठीक है, ये काम कर सकते हैं। कॉलेज इंस्टीट्यूट के जो नेटवर्क होते हैं वो तो आपके लिए हेल्प करेंगे, उनसे बात करिए, क्योंकि कॉलेजेस में कम प्लेसमेंट के लिए आती हैं कंपनियां, और वहां से भी बच्चों को ले जाती हैं इंटर्नशिप या फिर ट्रेनिंग के तौर पे ले जाती हैं, तो वहां से आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, डायरेक्ट कंपनी में भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं किसी के थ्रू। ये सब चीजें करिए, बट कोशिश ये करिए कि 5-10 लोगों को डेली आप मत सोचिए एक दिन में बहुत सारे अप्लाई कर दूंगा। डेली आप इन चीजों से कनेक्टेड रहिए, हाथ पांव मारते रहिए कि सुबह से शाम तक मुझे इतनी चीजें अप्लाई करनी है। ये मेरी एक स्ट्रेटेजी है कि लिंक्डइन पे, नौकरी पे, इंडीड पे, कंपनी पे, ये सब चीजों को फॉलो करना है। तो आप ऐसा करेंगे तो आपको जॉब जरूर मिलेगी, आपको 100% मिलेगी, और अच्छी कंपनी में मिलेगी। आपको इसको आपको अवेलेबल रहना है इस प्लेटफॉर्म से। ठीक है, सो जॉब टाइटल्स, आप जब ढूंढ रहे हो तो जॉब ढूंढने के लिए क्या टाइटल यूज करना है, तो आपको कैड इंजीनियर के तौर पे आप जॉब ढूंढोगे, जहाँ 3D मॉडलिंग, असेंबली, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ठीक है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, एंड ये सारी चीजें होंगी, एंड तो उसके बाद कैड डिजाइनर, 2D ड्राफ्टिंग, डिटेल्स, लेआउट, डॉक्यूमेंटेशन, इसके लिए आपको इससे सर्च करना है। ठीक है, इस रोल पे आप जा सकते हो। कैड इंजीनियर, कैड डिजाइनर, दोनों में थोड़ा अंतर होता है इंजीनियर और डिजाइनर में। ठीक है, डिजाइन इंजीनियर में आप जा सकते हो, जहाँ पे आप काफी डिजाइन सपोर्ट, एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन, लर्निंग डेवलपमेंट, यहाँ आप थोड़ा डीप में होता है। डिजाइन इंजीनियर के रोल पे जा सकते हो। मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर के रोल पे आ सकते हो। कंसेप्ट डिजाइन, कैलकुलेशन, 3D मॉडलिंग, टेस्टिंग सपोर्ट। जूनियर डिजाइन इंजीनियर, 3D मॉडलिंग, डिटेलिंग, डिजाइन चेंजेस, BUM, ये इस रोल पे आप जॉब ढूंढ सकते हो। ड्राफ्टमैन, क्या ड्राफ्टमैन के रोल पे आप जा सकते हो। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग के रोल पे जा सकते हो। तो इस तरीके से आपको जॉब के टाइटल सर्च करने हैं। इंटरव्यू में क्या पूछ सकते हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, कि इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। सो टेक्निकल में ऑटोकैड कमांड्स के बारे में पूछ सकते हैं कि लाइन, सर्किल, ऑफसेट, ट्रिमिंग, एक्सटेंड, फिलेट, ये कमांड्स कैसे काम करती हैं। उसके बाद ये अभी बाय की तरफ की बात कर रहा हूं मैं, कि आप सॉलिडवर्क्स के फीचर्स, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, कट की फीचर कैसे काम करते हैं। असेंबली के फीचर्स कैसे काम कर सकते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू के बारे में क्या होते हैं ये बता पूछ सकते हैं। टॉलरेंसेस क्या होती हैं ये पूछ सकते हैं। प्लस माइनस 0.05 और 0.5 में क्या अंतर है, इसको टॉलरेंसेस को जोड़ के बताओ ना। साइज को प्लस में किया तो क्या साइज आएगा, मतलब प्लस माइनस 0.05 25 पे लिखा है तो 25.05 प्लस में, एंड और 25 माइनस करो तो 24.95 माइनस में। इस तरीके से आप टॉलरेंसेस बता सकते हैं। GD&T के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। ठीक है, कॉमन टेक्निकल क्वेश्चन, पार्ट और असेंबली में क्या अंतर है। बिल ऑफ मटेरियल, ओवर कंस्ट्रेंट स्केच क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डी क्या होता है। ड्राफ्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल जरूर करवाएंगे ये सब पूछने के बाद में आपसे, कि भैया एक पार्ट लो और ये पार्ट बना के दिखाओ हमको सॉफ्टवेयर पे। ये करेंगे जिसमें मटेरियल सिलेक्शन के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मशीनिंग टूल्स, सीक्वेंस ऑपरेशन, क्वालिटी चेक, इंस्पेक्शन, ये सारी चीजें आपसे प्रैक्टिकल में करवाएंगे भी और पूछ भी सकते हैं। ठीक है, उदाहरण
जैसे कि ये दिखा हुआ है ना, पार्ट मटेरियल, कटिंग, मिलिंग, कोई पार्ट कैसे बना उसका कोई आप प्रोसेस बताओ, ठीक है, उसको बनाने के बाद में ये चीज भी पूछ सकते हैं, या फिर पार्ट मॉडलिंग तो करवाएंगे या किसी पार्ट की असेंबली भी करा सकते हैं। एचआर का इंटरव्यू आप सभी जानते हैं, एचआर तो व्यवहारिक क्वेश्चन पूछते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, बट आपको यहाँ भी एक्टिव होना है, क्योंकि वो भी बहुत इम्प्रेसिव होना चाहिए कि आप अपने बारे में बता रहे हो, तो अपने बैकग्राउंड के बारे में, एजुकेशन से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड, कि जिसके बारे में उसको इंटरेस्ट है कि आप कुछ अच्छा बता रहे, मतलब कुछ स्पेसिफिक बता रहे हो अपने बारे में, ठीक है, पूरी कहानी मत बताने लग जाओ पूरे घर बार की, बस स्पेसिफिक तौर पे उसको बताना है, ठीक है, ठीक है। व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन हमारे कंपनी में, आप क्यों काम करना चाहते हो, ठीक है, उसके बारे में आपको एक अच्छा इंटेलिजेंस जवाब देना पड़ेगा कि आप क्यों करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको समझ में आए, बट वो इंटेलिजेंस होना चाहिए। व्हाट आर यू, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ, आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखना चाहते हो, ठीक है। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, ठीक है, आपको कोई सवाल है, आप हमसे कोई सवाल है, कंपनी वाले पूछते हैं, तो ये सारी चीजें इंटरव्यू पूछी जाती हैं। ऐसे प्रिपरेशन करनी चाहिए कि मैं इंटरव्यू क्रैक कर सकूं, ठीक है। आप फ्रेशर क्या साथ मिस्टेक करते हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। किसी सर्टिफिकेट पर डिपेंड करना ये नहीं करना है, ठीक है, किसी से सर्टिफिकेट बना लिया आपने और बस हो गया, उस पर नहीं रहना है, ये पहली गलती करते हैं फ्रेशर। सिर्फ सॉफ्टवेयर कमांड याद रखते हैं, वो भी गलती है, दूसरी गलती। तीसरी गलती पोर्टफोलियो ना बनाना, ठीक है। चौथी, रिज्यूम पे फेक स्किल लिखना, मतलब जो आपने नहीं किया वो भी लिख दिया आपने, तो आप जब एक बार झूठे साबित हो गए तो फिर आपको वहां से एक ट्रस्ट खत्म हो जाता है कंपनी का ना। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहीं भी जा रहे हो, जितना आता है सच बोलो, झूठ के बल पे आगे मत बढ़ो, ठीक है। तो रिज्यूम में वही चीज लिखो जितना आपको आता है। इंटरव्यू प्रैक्टिस ना करना, इंटरव्यू आप बस कल को इंटरव्यू है, थोड़ा मोड़ा आपने देखा आप चले गए, तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। इंजीनियरिंग के फंडामेंटल्स आपको मालूम होना चाहिए। वर्नियर कैलिपर की क्या लिस्ट काउंट होती है, माइक्रोमीटर क्या होती है, कैसे यूज करते हैं, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं ना, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग को इग्नोर करते हैं तो बहुत मैंने बताया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बेसिक, जैसे मशीनिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, फोर्जिंग हो गया, कास्टिंग हो गया, ये सारी चीजें जॉब के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। ये 7वां बड़ा गलती हो गया, जो सोचते हैं अपने आप मेरे को भगवान जी आएंगे और मेरे को बोल देंगे भाई कल तुम्हारा इंटरव्यू आ जाओ, ऐसा नहीं होता, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। 90 डेज जॉब रेडी रोड मैप, ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ मतलब कि आप 90 दिन का रोड मैप कैसे बना सकते हो जॉब के लिए। तो पहले मंथ में आप ऑटोकैड इंजीनियरिंग ड्राइंग पे फोकस करो, ठीक है, उसको सीखो, उसके बारे में लर्न करो। दूसरे मंथ सॉलिडवर्क्स असेंबली ड्राइंग्स के ऊपर काम करो। तीसरे मंथ में आप GD&T, मैन्युफैक्चरिंग, पोर्टफोलियो, रिज्यूमे, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीजें करो, ठीक है। आफ्टर उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करो। तो ये आप 3 महीने मतलब आप अच्छे से इसकी तैयारी करो ये सारी चीजों की, और फिर आप अप्लाई करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जॉब पाने का फॉर्मूला: सॉफ्टवेयर स्किल, इंजीनियरिंग नॉलेज, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो, रिज्यूमे, इंटरव्यू प्रिपरेशन, कंस्ट्रक्ट एप्लीकेशन एंड जॉब मिल जाएगी, ठीक है। वोट नाउ आप कर सकते हो, अभी चाहो तो मुझे बता सकते हो कि आप लोगों ने कौन कौन सा कोर्स किया है। अगर आप लोगों ने ऑटोकैड किया है तो आप 1 नंबर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, सॉलिडवर्क्स में 2 नंबर कर सकते हो, ठीक है, दोनों किया तो 3 कर सकते हो, और कुछ भी किया है, अभी कुछ भी नहीं किया 4 कर सकते हो, ठीक है, और कुछ और भी किया है तो आप अपने उसको लिख भी सकते हो। तो नोट वोट कर सकते हो आप मेरे को, ठीक है। अभी हम एंडिंग स्टेज पे आ गए हैं, तो लाइव सेशन का थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, तो कोई भी इस पे वोट कर सकता है, ठीक है। एंड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से भी, मैं अभी हूँ 7 मिनट में अभी अवेलेबल हूँ, ठीक है। 10 बजे सेशन खत्म होगा, तो जो भी बच्चे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड दोस्तों हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए लाइव में कुछ लाने के लिए, कि आपको कैसे मैं कुछ भी आपको नया बता सकूं, दिखा सकूं, ठीक है। बट जो भी बच्चे कोई भी डाउट्स हो और
चीजें हैं तो वो हमसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने मोबाइल नंबर आपको बता दिया था अपना, उस मोबाइल नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। 8527525857 हमारा ऑफिशियल नंबर है केड यूवी का, जिस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देन उसके साथ साथ आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे केड यूवी के बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं हमारे, ठीक है, ऑटोकैड, सॉलिड वर्क्स, कैटिया एंड ये सारे कोर्सेज, फॉर्जिंग डिजाइन के कोर्सेज हम लोग करा रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं मेरे से भी। एंड ये सारी चीजें हैं हमारी तरफ से जो कि हम अभी करा रहे हैं, एंड आगे जाके हम इस एजुकेशन के लिए काफी कुछ करने का सोच रहे हैं आप लोगों के लिए। तो कोई भी बच्चा हो अपना क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे से, ठीक है। और आगे भी हम लोग आप लोग की लाइव सेशन, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन लाने वाले हैं आगे जाके, जिसमें कि आप लोग को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, हमारी कोशिश ये रहती है कि आपके लिए कुछ ना कुछ हम नया लेके आते रहें आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ हम नया लेके आते रहें, जिससे कि आप लोगों को एक अच्छा मतलब एक पाथ मिल जाए। और यही है। तो वैसे तो 1 घंटा का सेशन हो चुका है हमारा कुल मिला के, अभी हम एंड करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपका हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर डाल दें। ठीक है, व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, चाहे तो यूट्यूब कमेंट्स बॉक्स में आप डाल दें, हम वहाँ पे आप लोग के लिए जवाब दे देंगे, हमारी टीम की तरफ जवाब दे दिया जाएगा। तो दोस्तों फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ठीक है, आप लोग के लिए कुछ नया लेके आएंगे, और बहुत बहुत आप लोग को 15 अगस्त की बधाई। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट संडे 9 बजे रात में मिलते हैं। हम 9 बजे हमारा टाइम फिक्स है, हर संडे हम अवेलेबल रहते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ गया तो बात अलग है, नहीं तो हम अवेलेबल रहेंगे। तो आज के लिए इतना लाइव सेशन में। ठीक है, आप लोग हमसे जुड़े रहें, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे एंड यूट्यूब पे। हम लोग को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें एंड व्यूज शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। तो यही है। तो आज का मैं सेशन स्टॉप करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।